हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर करेंगे 6। ओके, सो लास्ट हमने किया था कि नाइट्रेशन रिएक्शंस तक हमने कंप्लीट कर दिया था। होपफुली आपको वो वीडियो ठीक लगा होगा और उसमें क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग द रिएक्शंस, और रिएक्शंस में हम लोग जो सबसे पहले रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो arenes in different medium का आप मतलब समझते होंगे, सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो और जो हम लोग लेते हैं, हम जो चीज़ें लेते हैं उनकी बात हो रही है कि हम लोग जो रिएक्शंस लेंगे वो हम क्या क्या यहाँ पर लेंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं। देखो, जब रिडक्शन हम करवाते हैं तो हमें रिडक्शन के लिए याद रखना है कि जब भी हम रिडक्शन प्रोसीड करते हैं तो रिडक्शंस में हमारे पास में नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं ना, एक साथ रिडक्शन नहीं होता, स्टेप्स में रिडक्शन होता है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो रिडक्शन होता है, एक तो हमारे पास में रिडक्शंस क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होती हैं। दैट इज, हम बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। अलग अलग तरीके के हमारे को क्या मिलेंगे? उत्पाद मिलेंगे। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद मिलेंगे। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है कि रिएजेंट डिपेंडेंट होते हैं। दीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन रिएजेंट, है ना। जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, दीज डिफरेंट प्रोडक्ट, ये जो डिफरेंट हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट रिएजेंट्स। ओके, डिफरेंट रिएजेंट्स पर हमारे पास में क्या करते हैं? ये डिपेंड करते हैं। ओके बेटा, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि डिफरेंट रिएजेंट्स पर करेंगे। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास में क्या क्या बनेंगे, तो पहले हम प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि किससे क्या बनेगा। प्रोडक्ट्स में हमारे पास में देखो, एक तो हमारे पास में बनता है नाइट्रोसोबेंजीन। क्या बनेगा? एक हमारे पास में बनेगा नाइट्रोसोबेंजीन। अगर मैं एरोमेटिक नाइट्रो एरीन्स की अगर मैं रिएक्शन करा दूं, या ना है ना, नाइट्रोबेंजीन की मैं रिएक्शन कराऊं, तो सबसे एक पहला मेरे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा। सेकंड प्रोडक्ट मेरे पास में क्या बन सकता है? फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बन सकता है। क्या बन सकता है? फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएगा। ओके, ये हमें याद रखनी है। आपको फिर बाद में बात करेंगे कि क्या क्या किससे क्या बनेगा, है। और एक हमारे पास में लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एनिलीन। ओके, दिस इज कॉल्ड एनिलीन, राइट। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जब भी हम रिएक्शंस करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं डिफरेंट मीडियम्स में रिएक्शन कराती हूँ, तो यहाँ पर मैं पहला ले लेती हूँ कि अपन डिफरेंट मीडियम्स में रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ रिडक्शन इन एसिडिक मीडिया, है ना। रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम या एसिडिक मीडियम। ओके, अगर मैं एसिडिक मीडियम में बात करती हूँ, तो देखो एसिडिक मीडियम में जब भी मैं रिएक्शन करूँगी तो हमें यहाँ पर डिफरेंट रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एसिडिक मीडियम में जब भी हम रिएजेंट्स लेते हैं तो जनरली हमें यहाँ पर क्या लेना है कि हमें यहाँ पर कोई भी मेटल सबस्ट्रेट लेना है, उसके साथ मुझे एसिड लेना है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मुझे हाइड्रोजन तो नीड हो गई होगी। तो यहाँ पर मुझे रिएजेंट क्या चाहिए? रिएक्टेंट क्या चाहिए भाई? जिसका मुझे क्या करना है? रिडक्शन करना है, तो मुझे नाइट्रो एरीन्स चाहिए। रिएक्टेंट हमारे को क्या चाहिए? नाइट्रो एरीन्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रिएजेंट्स की बात करूँ, तो रिएजेंट्स में देखो मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन्स तो चाहिए ही चाहिए। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मुझे यहाँ पर चाहिए होंगी, वो डिपेंड करती है, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 2 चाहिए। उसके साथ साथ में मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा? यहाँ पर मुझे एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, मुझे क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, है ना।
जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके साथ साथ में हमारे पास में सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी एक ना रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरा हमारे पास में हम यहाँ पर ले सकते हैं लाइक देखो H2, फिर होता है निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ये भी मेरे पास में एक तरीके का क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। इवन दो इसके साथ में हम अगर कोई मेटल सरफेस ले लें, जैसे हमने बोला टिन क्लोराइड प्लस कंसनट्रेटेड HCl, ये भी मेरे पास में एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा हमारे पास में देखो नंबर ऑफ, जैसे अभी आपको यहाँ पर अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ पर लूँगी टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। उसके अलावा आयरन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। उसके अलावा टाइटेनियम क्लोराइड, ओके, टाइटेनियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये भी बेटा किसकी तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। बात समझ में आती है? सो यहाँ पर हम लोग जनरली जब एसिडिक मीडियम में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर इस आप इनको देख सकते हैं कि उसमें हम लोग ज़्यादातर इनकी बात करते हैं। एक ये वाला रिएजेंट हम यहाँ पर काम में लेंगे, एक ये वाला रिएजेंट हम यहाँ पर काम में लेंगे, एक ये जिसमें भी एसिड जुड़ा हुआ है उन रिएजेंट्स को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, काम में ले लेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो भी रिडक्शन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। ओके, चलिए आगे रिएक्शंस करके देखते हैं हम लोग बेटा। रिएक्शन में देखो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी नाइट्रो कंपाउंड ले लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर C6H5NO2, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6 हाइड्रोजन्स लिए हैं और मैं इसका रिडक्शन करा रही हूँ किसकी प्रेजेंस में, या तो मैंने टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया है, ओके, या फिर मैंने क्या ले लिया है, टिन क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया है, ठीक है बेटा, या फिर मैंने क्या ले लिया है, टाइटेनियम क्लोराइड ले लिया है और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया है। तीनों में से मैं कुछ भी ले सकती हूँ। मेरे पास में क्या बन जाएगा देखो, C6H5NH2 फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास में एग्जैक्टली क्या बन गया, एनिलीन बन गया। कब बना, जब मैंने एसिडिक मीडिया लिया है और 6 हाइड्रोजन्स लिए हैं। कितने लिए हैं, 6 हाइड्रोजन्स लिए हैं। सो यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ऐसे ना रिडक्शन की बात करते हैं, बी, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन इन बेसिक ना न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में बात करती हूँ, मतलब ना तो मेरे पास में मीडियम क्या है, एसिडिक है, ना ही मेरे पास में क्या है, बेसिक है। सो सेम यहाँ पर रिएक्टेंट जो होगा वो हमारे पास में सेम ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। तो मैं इसको बार बार नाइट्रोबेंजीन लिखने की बजाय मैं इसका फॉर्मूला बना देती हूँ, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन जो रिएजेंट होगा, अब मेरे पास में यहाँ पर देखो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 हाइड्रोजन्स लेनी है। कितनी हाइड्रोजन्स लेनी है, 4। वहां मैंने कितनी ली थी, 6 हाइड्रोजन्स ली थी, यहाँ मुझे कितनी लेनी है, 4 हाइड्रोजन्स लेनी है। और इसके लिए मुझे इसके साथ में एक रिएजेंट चाहिए होगा, दैट इज Zn अमोनियम क्लोराइड, जिंक और अमोनियम क्लोराइड। ये मेरे पास में न्यूट्रल मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है, न्यूट्रल मीडियम में हम लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं। सो देखो रिएक्शन में क्या होगा, ये मेरे पास में नाइट्रोबेंजीन है, ये मेरे पास में आया नाइट्रोबेंजीन। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम से कराई है। किसकी प्रेजेंस में करा दी है भाई, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करा दी। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन है वो तो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा, तो फर्स्ट ऑक्सीजन तो मेरा किसके फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब मेरे पास में एक ऑक्सीजन यहाँ बच रहा है और 2 हाइड्रोजन यहाँ बच रहे हैं, तो ये हमारे पास में बन जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन, NHOH, राइट। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं मोटे तौर पर, अगर मुझे नोट लिखना हो तो मैं यहाँ पर नोट क्या कर सकती हूँ कि इन बेसिक मीडियम क्या लिखेंगे हम, इन न्यूट्रल मीडियम, सॉरी है ना, इन न्यूट्रल मीडियम जिसको हमने क्या लिया है, जिसके अंदर हमने कैटलिस्ट क्या लिया है, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड। इन न्यूट्रल मीडियम क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किन में कर जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या होगा ये, हाइड्रोक्सिल अमीन, ओके।
अगर ये हाइड्रोक्सिल अमीन है तो इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलूंगी मैं, ये मेरा फिनाइल हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। होप आपको ये वाली बात समझ में आती होगी। सो रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम भी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं एक और टाइप के रिडक्शन की, सी टाइप ऑफ रिडक्शन, जिसमें हम बात करेंगे रिडक्शन इन एल्कलाई मीडियम। रिडक्शन इन एल्कलाई मीडियम। ओके, अगर मैं एल्कलाई मीडियम की बात करती हूँ तो एल्कलाई मीडियम में आपको पता है कि हम लोगों को क्या लेना है, बेस लेना है यहाँ पर, है ना। तो जो रिएक्टेंट होगा वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जिसका मुझे रिडक्शन कराना है वो तो मुझे नाइट्रोबेंजीन ही लेना है, और जो रिएजेंट रहेगा वो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब रिएजेंट में यहाँ पर क्या ले सकती हूँ जब भी मैं एल्कलाइन मीडियम में कोई रिएजेंट कराऊंगी रिएक्शन, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं हमारे पास में एक तो, है ना। तो हम यहाँ पर कोई भी बेस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया है NaOH ले लूँ या तो मैं, है ना, या फिर मैं KOH ले सकती हूँ, है ना, या फिर मैं सोडामाइड भी ले सकती हूँ मैं, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना। ये हमने ले ली है रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि सॉरी, ये सोडामाइड नहीं है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। सोडामाइड का स्ट्रक्चर दूसरा होता है, एंड द सोडामाइड स्ट्रक्चर इज NaNH2, ठीक है। ये बेस हैं सारे, ओके। यहाँ पर देखो बात रखने वाली, जो ध्यान रखने वाली बात है इस रिएक्शंस में, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एल्कलाइन मीडियम लेते हैं तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस प्रोसीड, है ना, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस प्रोसीड। अलग अलग तरीके की रिएक्शंस यहाँ पर क्या होती हैं बेटा, प्रोसीड होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होती है कि एक लाइन में हमारे पास में A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा, D बनेगा, ऐसे हमारे पास में नंबर ऑफ सीक्वेंस बनता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। एग्जाम्पल में देखो हमने लिया C6H5NO2, ये मैंने लिया। अगर मैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स लेती हूँ, है ना, यहाँ पर मैं क्या लेती हूँ, 4 हाइड्रोजन्स लेती हूँ, तो मेरे पास में क्या बनेगा, तो मेरे पास में बन जाएगा C6H5NH OH, हाइड्रोक्सिलामीन बन जाएगा। मान लीजिए कि मैंने सेम मॉलिक्यूल लिया नाइट्रोबेंजीन, और उसके साथ में मैंने क्या ले लिया है, 2 हाइड्रोजन्स ही लिए हैं। कितने हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स रिडक्शन के लिए। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, C6H5N_O। दिस इज कॉल्ड, देखो इससे तो मैं क्या बोलूंगी, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, ओके। ये तो मेरे पास में फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन हो जाएगा, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोबेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोबेंजीन, ओके। ये जो नाइट्रोसोबेंजीन है ना, अगर मैं इनकी क्या कर दूं, रिएक्शन करा दूं, जैसे मान लीजिए ये जो नाइट्रोसोबेंजीन है, अगर इनकी एक ही, जैसे मेरे पास में है फिनाइल हाइड्रोक्सिल, अगर इसके मैं 2 मॉलिक्यूल्स ले लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने लिया है ये फिनाइल, मेरे पास में हाइड्रोक्सिल है ना, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन है। इसका मैंने एक और फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन मॉलिक्यूल ले लिया, मान लीजिए, ओके। ये मैंने एक और फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन ले लिया है। तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में 2 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। कितने, 2, है ना। यहाँ से हमारे पास में क्या निकलेगा, 2 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल यहाँ से हमारे पास में बाहर निकल जाएंगे। तो मान लीजिए एक H2 मॉलिक्यूल तो मेरे पास में ये निकल गया, ओके, और एक ये 2 नाइट्रोजन के साथ में जो है, और एक ये ऑक्सीजन है, ये निकल गया। तो ये भी बाहर निकल जाएंगे, ये वाले हाइड्रोजन, है ना, ये ऑक्सीजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास में से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ओके। तो ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या मैं बोल दूँ कि 2H2 मॉलिक्यूल माइनस के 2H2 मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए, ओके। वेट अ व्हाइल बेटा।
इस रिएक्शन को थोड़ा सा और हम अच्छे से समझते हैं बेटा। ये तो थोड़ी सी खराब हो गई है, मैं इसे हटाती हूँ यहाँ से। देखो इसको अपन समझते हैं ऐसे कि जब भी हम लोग मान लीजिए इन दोनों को ही ले लीजिए, आप इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ रिएक्शंस को, है ना, तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास में इन्हीं दोनों से रिएक्शंस हम प्रोसीड कराते हैं। तो ये जो H है, 2 H है यहाँ पर हमारे पास में, देखो 1 H 2 H है ना, और ये वाला ऑक्सीजन ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल जो होगा वो बाहर चला जाएगा और मेरे पास में बन क्या जाएगा, देखो C6H5 है ना, ये N हो गया। क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला है तो डबल N डबल बॉन्ड लग जाएंगे, फिर एक और N आ जाएगा ये वाला, है ना, और फिर यहाँ पर हमारे पास में C6H5 फॉर्मेशन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ में, एक नाइट्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पर अटैच्ड है। तो देखो अगर मैं बोलती हूँ कि इन दोनों को मुझे ऐड करना है, इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को मुझे ऐड करना है, तो ये दोनों हाइड्रोजन हटाऊंगी और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, हटा दूंगी। जैसे ही मैं हटाऊंगी तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये जो एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचेगा वो इस एक किसी भी नाइट्रोजन के साथ में क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ में बच जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है कि जब भी हमारे पास में ऐसा होता है, सॉरी ये हटा देते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही होगा हमारे पास में, तो हमारे पास में देखो क्या होगा, ये हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है। देखो अगर इसकी मैं रिएक्शंस किससे करा दूं, मान लीजिए मैंने वापस से इसका रिडक्शन करा दिया 2 हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन -H2 के फॉर्म में फिर से बाहर निकल जाएगा। मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारी डाइज में हमारे पास में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये है तो पूरा एजोबेंजीन बट इसके साथ में एक ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं है ना, एजोक्सीबेंजीन। क्या बोलेंगे, एजोक्सीबेंजीन। ओके, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लगा देंगे, तो दिस इज कॉल्ड एजोक्सीबेंजीन। ओके, अब ये जो एजोक्सीबेंजीन बना है इसको देखो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम इसको लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास में जो एजोक्सीबेंजीन बना था, है ना, वहां से फर्दर रिएक्शन होगी और उस एजोक्सीबेंजीन के अगर मान लीजिए मैं वापस से 2 हाइड्रोजन्स के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दूं, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन बन जाएगा, हाइड्रोक्सोबेंजीन बन जाएगा। वो क्या बनेगा, C6H5 NH बॉन्ड NH C6H5। यहाँ देखो क्या हुआ, पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, अब उस डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड हटाकर हमने क्या कर दिया है, HH लगा दिया। इसे हम बोलेंगे हाइड्रा एजो बेंजीन, है ना, हाइड्रा एजो बेंजीन। ओके, ये मेरे पास में इसका नेम हो जाएगा। फिर अगर मैं मान लीजिए कि इसका फर्दर रिडक्शन करा दूं, वापस से मैंने इसका 2 हाइड्रोजन्स ले लिया और रिडक्शन करा दिया, तो देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास में 2 मोल्स क्या बन जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ C6H5 NH2 फॉर्मेशन हो जाएंगे, दैट इज एनिलीन फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, वापस प्रीवियस पे चलते हैं अपन। देखो हमने जब सीक्वेंस ऑफ, हमने बोला कि रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम में हमारे पास में सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होती हैं। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस में रिएक्शंस क्या होती है, प्रोसीड होती है। हमने बोला एक मेरे पास में मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया, उसका मैंने 4 हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया तो मेरे पास में हाइड्रोक्सिलामीन बना। एक मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया, उसका 2 हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस में मैंने रिडक्शन कराया तो मेरे पास में क्या बन गया, नाइट्रोसोबेंजीन बन गया। इन दोनों को मैंने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में मैंने इसका जब रिडक्शन कराया तो मैंने देखा कि ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोक्सी जो है ना, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन के जो 2 हाइड्रोजन्स हैं और नाइट्रोसोबेंजीन का जो ऑक्सीजन है, ये दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और मेरे पास में ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं। जब ये दोनों अटैच्ड होते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाता है, एक नाइट्रोजन के पास में ऑक्सीजन रह रहा है, इसलिए हम इसको क्या नाम बोलते हैं, इसे हम एजोबेंजीन बोलते हैं क्योंकि ये दिस इज कॉल्ड एजो ग्रुप, है ना। N डबल बॉन्ड N हमारे पास में क्या है, N डबल बॉन्ड N हमारे पास में हमेशा क्या होता है, एजो ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, एजो ग्रुप। तो हमने इसको बोल दिया है एजोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है, इसलिए हमने इसको बोला एजोक्सीबेंजीन, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए हमेशा ऑक्सी लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एजोक्सीबेंजीन।
फिर हमने इसका रिडक्शन कराया तो देखो ये वाला ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पास में सीधे क्या बन जाएगा, एजोबेंजीन। अब ये जो एजोबेंजीन है इसकी फर्दर हमने आगे रिएक्शंस करी हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि एजोबेंजीन जो होता है उसका फिर से मैं रिडक्शन करा दूं तो मेरे पास में हाइड्रोक्सीबेंजीन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सीबेंजीन, है ना। ये मेरे पास में क्या है, हाइड्रोक्सीबेंजीन। और जैसे ही मैं इसका रिडक्शन कराती हूँ तो ये जो हाइड्रोक्सीबेंजीन है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स एल्कलाइन मीडियम के अंदर हमारे पास में डिफरेंट सीक्वेंस में रिएक्शंस होती हैं। होप आपको ये वाली बात समझ में आती होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अगर मैं यहाँ पर देखो एल्कलाइन मीडियम में, है ना, यहीं पर एक और हम बात करते हैं डिफरेंट तरीके की। एल्कलाइन मीडियम में ही ये क्या कर रहा है कि वो बोलता है कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट रिडक्टेंट्स ले लूँ, है ना, अलग अलग तरीके के रिडक्टेंट्स लूँ तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मेरे को देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की। अगर मैं अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट ले लूँ तो मेरे पास में अलग अलग ना प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया, मान लीजिए कि मैंने ले लिया है ग्लूकोज, है ना, मैंने क्या लिया है, ग्लूकोज प्लस मैंने NaOH ले लिया, ठीक है। देखो बेस लिया है मैंने, ग्लूकोज लिया प्लस उसके साथ में बेस लिया, तो रिमेंबर कि हमारे पास में जो नाइट्रो ग्रुप है ना, या मैं बोलूँ कि जो मेरे पास में नाइट्रोबेंजीन है, मेरे पास में क्या है, नाइट्रोबेंजीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखिएगा, एजॉक्सीबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो C6H5N डबल बॉन्ड N, है ना, C6H5 यहाँ पर एक के साथ में ऑक्सीजन ऐड कर दो, दिस इज कॉल्ड एजॉक्सीबेंजीन। ओके, ये एजॉक्सीबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड मैंने लिया, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, अगर मैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट्स के फॉर्म में क्या ले लूँ, एक और अलग तरीके का रिएजेंट ले लूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है टिन क्लोराइड प्लस मैंने NaOH ले लिया, क्या ले लिया, प्लस NaOH ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या बनेगा, एजोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एजोबेंजीन। तो C6H5 और मैंने यहाँ पर NO2 लिया, नाइट्रोबेंजीन लिया, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी है, टिन क्लोराइड प्लस NaOH से, बेस से करा दी। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5 बन जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आएगी क्या, ठीक। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, एजोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, एजोबेंजीन। ओके, सॉरी ये बी है बच्चों, है ना। और अगर मैं सी एक और रिएजेंट ले लूँ, जैसे मैंने जिंक ले लिया, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में क्या ले लिया है, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में मैंने ले लिया है यहाँ पर जिंक, क्या ले लिया मैंने, जिंक प्लस NaOH ले लिया, क्या ले लिया, जिंक और NaOH। तो जब भी मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे पास में जो नाइट्रोबेंजीन है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक और NaOH की प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन कराऊंगी तो जो नाइट्रोबेंजीन है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रो एजोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रो एजोबेंजीन क्या था, C6H6NH बॉन्ड NH और ये हो जाएगा C6H6, ठीक है। इसे हमने बोला था हाइड्रो एजोबेंजीन, ठीक है। बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। सो यहाँ पर देखो हमने एल्कलाइन मीडियम में ये जो हमने रिएक्शन अभी लास्ट पेजेस की रिएक्शन हमने जो पढ़ी है, उनको आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन मैंने पढ़ी है, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन मुझे ये बताती है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के प्रेजेंस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमने पहले इनको बनाया, फिर हमने एजॉक्सीबेंजीन बनाया, फिर एजोबेंजीन बनाया, और इसको हमने कंबाइन किया इस तरीके से कि हमारे पास में अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ही क्या बनाने पड़ेंगे, रिएजेंट बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर मेरे पास में ग्लूकोज और NaOH रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, एजोबेंजीन बन जाएगा, एजॉक्सीबेंजीन बन जाएगा। अगर मेरे पास में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में टिन क्लोराइड और NaOH होगा तो मेरे पास में एजोबेंजीन बन जाएगा। और अगर मेरे पास में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जिंक और NaOH होगा तो मेरे पास में हाइड्रोक्सीबेंजीन, हाइड्रोक्सी एजाबेंजीन बन जाएगा। बात समझ में आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द
रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब यहाँ पर इन रिड्यूसिंग एजेंट्स के अलावा भी हमारे को ना रिडक्शन करना होता है, या हम और अलग तरीके से रिडक्शन कर सकते हैं, है ना। उसके अंदर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके बेटा, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमारे पास में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जैसे नाम से ही समझ में आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमारे पास में क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पर होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पर होगा कि हम इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हम लोग क्या करना है? इलेक्ट्रिकली हम इसको रिड्यूस करेंगे, मतलब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या होगा कि जब भी मुझे ये रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास में रिएक्टेंट तो सेम ही रहेगा कि मुझे नाइट्रोबेंजीन ही लेना है बच्चों, है ना, तो नाइट्रोबेंजीन ही रहेगा। इसके अलावा अगर मुझे बात करनी है रिएजेंट की, तो यहाँ पर रिएजेंट के लिए मुझे इलेक्ट्रिकली एक्टिव रिएजेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 लूंगी। क्या लूंगी? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या इसको कह दो कि मैं इलेक्ट्रोलाइट लूंगी। क्या लूंगी? इलेक्ट्रोलाइट। ये एक तरीके से क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ओके, उसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे कि डिफरेंट तरीके से ये रिएजेंट वर्क करता है ना। ये हमारे पास में क्या करता है? डिफरेंट तरीके से। अब रिएजेंट वर्क कैसे करता है? यहाँ पर देखो कि जब भी मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी, क्या कराऊंगी? मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी, है ना। जब भी मैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस में ये सबसे पहले तो मेरे पास में क्या बनाता है? हाइड्रोक्सिल अमीन, है ना, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन इंटरमीडिएट बनाएगा। क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट बनाएगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती बनाएगा, मतलब बीच का एक कंपाउंड बनाएगा। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर ये क्या करेगा? ये रीअरेंज होकर रीअरेंज्ड है ना, रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या बनाएगा? रीअरेंजमेंट करेगा और हमारे पास में क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा। अमीन, है ना, पैरा अमीनो फिनॉल फॉर्म करेगा। बात समझ में आएगी? ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहले स्टेप में तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा, सेकंड स्टेप में हमारे पास में रीअरेंजमेंट होगा। रिएक्शन करके देख लेते हैं बेटा जी। देखो ये हमारे पास में है नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन कराया है किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है हमारे पास में, और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? 4 हाइड्रोजन्स हमने यहाँ पर यूज़ किए। अब आपको पता है, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में ही बताया था, या लास्ट पेज पे ही बताया था, जब भी हम 4 हाइड्रोजन्स यूज़ करते हैं तो ये एक्चुअल में क्या बनता है? हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्सिल अमीन। तो इसे हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सी अमीन। ओके, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। जब मैं इसका फिर से रीअरेंजमेंट कराती हूँ, मैं क्या कर दूँ? इसका रीअरेंजमेंट कर दूँ। जब भी हम इसका रीअरेंजमेंट करते हैं, पुनः व्यवस्था करते हैं, या पुनः विन्यास अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? पुनः विन्यास। हम जब इसकी अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से जो OH होता है, ये वाला जो OH होता है, ये पैरा पोजिशन पर चला जाता है। इसे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे पास में आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया के पैरा पोजिशन पर क्या चला जाएगा? OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड पैरा अमीनो फिनॉल। ओके बेटा, ये हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और इसमें है ना रिडक्शन बचा हुआ है, दैट इज फिफ्थ टाइप ऑफ रिडक्शन, जिसे हम बोलेंगे कैटालिटिकल रिडक्शन। क्या बोलेंगे? कैटालिटिकल रिडक्शन। ओके, जो कैटालिटिकल रिडक्शन है, तो मेरे को लगता है इसके नाम से आपको समझ में आता है व्हाट इज कैटालिटिकल रिडक्शन। मतलब मुझे यहाँ पर एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा मेरे पास में क्या बनेगा? हमेशा मेरे पास में एक तरीके का एनिलीन फॉर्मेशन होता है। तो रिएजेंट हमारे पास में क्या, रिएक्टेंट हमारे को क्या चाहिए होगा? सेम एज नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि जिसका हमें रिडक्शन, जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराना है वो नाइट्रोबेंजीन ही है। रिएजेंट जो होगा हमारे पास में यहाँ पर वो कैटालिटिकल रिएजेंट होगा, जैसे H2, जिसके साथ में मैं निकेल, पैलेडियम
और प्लैटिनम ले सकती हूँ। ओके ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर? ये हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट या कैटालिटिकल रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर रिडक्शन होगा तो सीधे एनालिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये मेरे पास में नाइट्रोबेंजीन है, इसका रिडक्शन मैं कराऊंगी किसके साथ में, 6H आयन, 6H लूंगी हाइड्रोजन आइटम, और इसके साथ में मैं ये ले लूंगी प्लैटिनम, निकेल, और इसके साथ H2 ले लूंगी मैं, है ना। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो एनिलीन फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस मेरे पास में यहाँ से 2H2 मॉलिक्यूल जो होगा वो बाहर चला जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एनिलीन। ओके, तो कैटालिटिकल रिडक्शन में हमें ध्यान रखना है क्या बनेगा, एनिलीन फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ये यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको? तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, डिफरेंट टाइप का कैटालिटिकल रिडक्शन पढ़ा हमने, 5 तरीके का रिडक्शन पढ़ा है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन से इनकी रिडक्शन कराई है। पहले तो हमने डिफरेंट मीडियम में कराई, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में। उसके बाद में हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ी है और एक हमने कैटालिटिकल पढ़ी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज नोन एज, इसी का हमारे पास में नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड का ही एक हमारे पास में मॉलिक्यूल है। इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इज देयर, कैंसर है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, जिसे हम बोलेंगे, आप इसको स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में पढ़ते हैं, एंड दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। क्या होता है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, पिक्रिक एसिड है। ठीक है, और इसे अगर मैं पिक्रिक एसिड की बात करती हूँ तो इसका जो नेम होता है दैट इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है ना। कैसा दिखता है, येलो इन कलर होता है, येलो इन कलर। कैसा दिखता है, येलो इन कलर होता है। स्टेट कैसी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके, कैसा दिखाई देता है हमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, येलो कलर का हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है। तब सबसे पहले तो हम इसके सिंथेसिस की बात कर लेते हैं, विरचन की विधि की बात कर लेते हैं। जैसे सिंथेसिस कैसे हो गया, या हम इसको बोलेंगे विरचन की विधि, विरचन की विधि, है ना। तो सिंथेसिस हम इसका कैसे करेंगे उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम सिंथेसिस, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं फिनॉल। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ जैसे हम हमेशा से ही समझते हैं रिएक्शंस को। कैसे समझते हैं कि मुझे यहाँ पर रिएक्टेंट क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर रिएक्टेंट चाहिए फिनॉल। क्या चाहिए, फिनॉल। और रिएजेंट क्या चाहिए, अब रिएजेंट तो मुझे कुछ ना कोई नाइट्रेटिंग एजेंट ही चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर ले लूंगी HNO3। क्या लूंगी, HNO3। ठीक है, जब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ, है ना, जब भी हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पर फिनॉल जो होता है, जैसे मैंने रिएक्शन कराई, मैंने ये मेरे पास में फिनॉल है, दिस इज फिनॉल। ओके, इसकी जब भी मैं HNO3 के साथ में रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे पास में हमेशा ध्यान रखना, ये जो OH ग्रुप है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पर स्पेशल नोट है, ये जो OH ग्रुप है यहाँ पर, है ना, दूसरी यहाँ पे लिख रही हूँ OH ग्रुप, है ना, ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कैसा है, ऑर्थो पैरा निर्देशनकारी है। कैसा है, निर्देशनकारी। ऑर्थो पैरा निर्देशनकारी का मतलब है कि जो आने वाला ग्रुप होगा वो कहाँ लगेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। 50-50 कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं बेटा जी। कितना बनता है, हम यहाँ पर बोलेंगे दोनों कंपाउंड हमारे पास में फॉर्मेशन होंगे। कौन कौन से, एक तो हमारे पास में बन जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, प्लस हमारे पास में एक कंपाउंड बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल, ये मेरे पास में हो जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो एक NO2 ग्रुप तो जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर। बात समझ में आएगी आपको? ठीक है, जब हम इसका HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, फिर से हम जैसे मान लीजिए ये पैरा प्रोडक्ट है हमारे पास में, तो पैरा प्रोडक्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे ज्यादा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखो, ये जो पैरा प्रोडक्ट है इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में पैरा प्रोडक्ट था OH और ये मेरे पास में था NO2। इसकी अगर मैं फर्दर किससे रिएक्शन करा दूँ, वापस HNO3 से रिएक्शन करा दूँ, तो अब मेरे पास में आने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, सेम कहाँ जुड़ जाएगा,
ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा, क्योंकि और कोई पोजीशन तो भी खाली है ही नहीं। तो एक हमने किस पर जोड़ दिया, एक पैरा पे तो था ही ऑलरेडी, अब किस पे जुड़ गया, ऑर्थो पोजीशन पर। इसकी मैं फर्दर रिएक्शन करा दूंगी अगर HNO3 से, तो हमारे पास में फिर से क्या बन जाएगा, एक और नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा खाली पोजीशन पर। ये OH है, NO2 यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और अब एक और NO2 कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, ये हमारे पास में क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड। आई होप आपको ये वाली बात समझ आती होगी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई ऐसी चीज जो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी? आई होप आपको ये वाली बात समझ में आती होगी। ओके, सिमिलरली वे में हम इनको अलग अलग मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिक्रिक एसिड को मैं अलग मॉलिक्यूल से भी बना सकती हूँ, एंड दैट इज नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की भी मैं बात कर सकती हूँ। जैसे सेकेंड टाइप ऑफ प्रिपरेशंस की मैं बात करूँ, सेकेंड टाइप ऑफ प्रिपरेशंस की मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर बना सकते हैं पिक्रिक एसिड को फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ओके, मुझे क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन करना है। तो देखो जो मेरे पास में रिएक्टेंट है वो तो मुझे क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन लेना है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन लेना है। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन कैसा दिखता है भाई, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, एक क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड होता है। उसके बाद में अगर मुझे बात करनी है रिएजेंट की, तो रिएजेंट यहाँ पर देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएजेंट के लिए मुझे यहाँ पर देखो क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रेटिंग एजेंट। नाइट्रेटिंग एजेंट क्या लिया था हमने, नाइट्रेटिंग एजेंट याद है क्या किसी को? नाइट्रेटिक एजेंट्स हमने लिए थे अभी जब हमने नाइट्रेशन कराया था, क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया था। ओके, प्लस हमने क्या लिया था, H2SO4 लिया था। ये याद रह जाएगा आपको। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, नाइट्रेटिंग एजेंट ले लिया। जब भी नाइट्रेटिंग एजेंट लेंगे, अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है, कंडीशन क्यों अप्लाई करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है। क्या अटैच करना है, नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है। तो नाइट्रो ग्रुप अटैच करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर लेना है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, हाई टेम्परेचर लेना है और हाई प्रेशर लेना है। अब यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी रखी है, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना है, हाई रखना है। ओके, तो रिएक्शन करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन, ये मेरे पास में क्लोरोबेंजीन है। इसके लिए मैंने रिएक्शन के लिए क्या ले लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया, प्लस यहाँ पे मैंने H2SO4 ले लिया है। होगा क्या, नाइट्रिक एजेंट है तो भाई दो सबस्ट्रेट पर, दो पोजीशंस पर क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रो जुड़ जाएगा। कौन सा, ये तो Cl ही रहेगा, एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और एक पैरा पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रो जुड़ जाएगा। तो डाई नाइट्रो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या होगा, इसकी रिएक्शन, मुझे इस क्लोरीन ग्रुप को हटाना है। ठीक है, ये क्लोरीन ग्रुप को मुझे यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सोडियम कार्बोनेट से करा देती हूँ। किससे करा दी, सोडियम कार्बोनेट से करा देती हूँ, Na2CO3 है ना। इससे रिएक्शन कराऊंगी तो NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट से इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो यहाँ OH आ जाएगा, NO2 यहाँ पर ऑलरेडी है और पैरा पोजिशन पर भी NO2 ऑलरेडी है। और इस फर्दर मॉलिक्यूल का अगर मैं क्या करा दूँ, वापस से HNO3 प्लस H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा दूं, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वापस से नाइट्रेशन करा दूं, तो जो रिमेनिंग पोजीशन है उस पर भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये मेरे पास में हो जाएगा OH, ये हो जाएगा हमारे पास में NO2, पैरा पे NO2 ऑलरेडी था और दूसरे ऑर्थो पर भी NO2 आ गया। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो आपने देखा यहाँ पर कि पिक्रिक एसिड को मैं किससे बना सकती हूँ, क्लोरोबेंजीन से भी बना सकते हैं, है ना। उसमें मुझे डिफरेंट रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले मैंने क्या लिया था, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, फिर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया ताकि मैं इस क्लोरीन को क्या कर सकूं, यहाँ से NaCl के फॉर्म में रिमूव कर सकूं, है ना। उसके बाद में मैंने वापस से क्या ले लिया है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लिया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड
ओके। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि बाय 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन से, है ना। एक और रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो बेटा जी, एक और रिएक्शन हमने यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हम और से पढ़ते हैं, फ्रॉम 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ये हम एक मॉलिक्यूल ले लेंगे ट्राई नाइट्रोबेंजीन, उसकी रिएक्शंस हम कराएंगे तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्रिक एसिड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, है ना। इसमें देखो हमको रिएक्टेंट क्या चाहिए, इसमें हमें रिएक्टेंट क्या चाहिए होगा भाई, यही चाहिए, है ना, 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ये मुझे क्या चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए। रिएजेंट हमें जो यहाँ पर चाहिए होगा वो हमें डिफरेंट रिएजेंट चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मुझे एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड हमारे पास में एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, सो एक्चुअल में पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है यहाँ पर मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, CN का होल 6, इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स हमें देखना पड़ेगा, और ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। इसे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखो यहाँ पर अगर रिएक्शन की बात करूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, ये मैंने ले लिया है 135, ये क्या है मेरे पास में 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। आप यहाँ पर कहीं से भी नंबर देना शुरू करें, मैं यहाँ से नंबर देना शुरू कर देती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, है ना, ये मेरे पास में मॉलिक्यूल है। इसकी रिएक्शन में देखो अगर कराती हूँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, तो एक्चुअल में मैं ऑक्सीडेशन करा रही हूँ। क्या करा रही हूँ बेटा, ऑक्सीडेशन करा रही हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो यहाँ पर देखो क्या होगा, किसी भी एक पोजीशन पर, 4th नंबर की पोजीशन, पैरा पोजीशन ले लीजिए, इसके पैरा, है ना, तो पैरा पोजीशन पर हमारे पास में क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास में नाइट्रोजन है, यहाँ मेरे पास में नाइट्रोजन है, यहाँ भी मेरे पास में नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा। तो देखो इनडायरेक्टली वे में हमने क्या बना दिया है, अगर मैं यहाँ से नॉमनक्लेट करना शुरू करती हूँ, है ना, मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, नॉमनक्लेट करना शुरू करूँ, तो अब एक्चुअल में मैं नंबर कहाँ से दूंगी, यहाँ से दूंगी। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो सॉरी फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास में 3 मेथड से पिक्रिक एसिड को फॉर्म करने के, ओके। अगर मैं यहाँ पर, ये हमारे पास में हो गया है पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने कुछ तो बता ही दी है आपको कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब भौतिक गुण जो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, भौतिक गुण की बात करते हैं कि इनके जो भौतिक गुण होते हैं। तो पहला भौतिक गुण क्या होता है इसका, कि ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है कि यह येलो रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट में कड़वा होता है। कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट का क्या मतलब होता है, टेस्ट में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये देखो क्या ना, दे आर soluble in hot water, है ना, alcohol and ether, है ना, but insoluble
इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में तो ये इनसॉल्युबल होगा। देखो इसको कैसे करते हैं, ये जो होता है ना गर्म पानी में, एल्कोहल में और ईथर में ये तो सॉल्युबल होता है, और ठंडे पानी में ये क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या ये वाली बात समझ में आएगी? सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रो कंपाउंड। और एक हमने मॉलिक्यूल पढ़ा, पिक्रिक मॉलिक्यूल, जो नाइट्रो कंपाउंड का ही पार्ट है। ओके, तो हम यहाँ पर आज हमारी क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। अगर इसमें लेक्चर में किसी भी तरीके की कोई इशू है तो आप मुझे बोल सकते हैं।